नौकरानी बनी अमीर राजकुमारी। भीम सिंह प्रतापगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। इसलिए उन्हें अक्सर इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं उनकी इकलौती राजकुमारी अनन्या पर कोई दुश्मन आक्रमण न कर दे। इसलिए राजा भीम सिंह अनन्या को कभी भी महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया करते थे और उसकी सारी सुख सुविधाएं की चीजें महल के अंदर ही उपलब्ध करवा दिया जाता था। राजकुमारी अनन्या की वैसे तो कई सारी नौकरानियां थी, लेकिन एक नौकरानी बहुत ही खास थी जिसका नाम काव्या था। राजकुमारी अनन्या काव्या को बहुत ही मानती थी और उस पर विश्वास करके उससे अपने दिल की हर एक बात कहा करती थी और काव्या भी हमेशा राजकुमारी अनन्या के साथ ही रहा करती थी। लेकिन जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी होती गई, उनका मन भी बाहर की दुनिया को देखने का करने लगा। राजकुमारी अनन्या, देखिए आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आज मैं आपके लिए बाजार से गर्मा गर्म जलेबियाँ लेकर आई हूँ। आप खाकर बताइए कैसे लग रहे हैं। काव्या, क्या सच में बाहर की दुनिया इतनी सुंदर है? पर मैं तो कभी महल से बाहर गई नहीं। पर तुम्हें तो बहुत मजा आता होगा ना खुले आसमान में घूमने में। काव्या, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? मुझे भी एक बार महल से बाहर जाकर बाहर की दुनिया देखनी है, तो क्या तुम इसमें मेरी कोई मदद कर सकती हो? मैं बस एक बार महल से बाहर जाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं तुम्हारी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। राजकुमारी अनन्या, आप चिंता मत करिए। हमारे गांव से ही दूर एक गुरुमा रहती है। मैं उनसे इस बारे में बात करके देखती हूँ, शायद वो इसके लिए हमें कोई उपाय बता दे। हाँ ठीक है, जाओ, हम तुम्हारा यहीं पर इंतजार करेंगे। उसके बाद नौकरानी काव्या अपनी माँ के साथ उस गुरुमा के पास जाती है और उससे इस बारे में कोई उपाय पूछती है। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। अगर राजकुमारी अपनी मर्जी से अपना रूप किसी को देना चाहे तो वह इस मंत्र से दे सकती है। ठीक है गुरुमा, आप वो मंत्र मुझे बता दीजिए, मैं जाकर राजकुमारी को बता दूंगी। उसके बाद वह गुरुमा काव्या को वो मंत्र बता देती है और जब वो मंत्र लेकर काव्या वापस महल में जाने लगती है तो उसकी माँ उससे कहती है, सुन काव्या, तेरे पास यही सही मौका है राजकुमारी की जगह लेने का। आखिरकार तू कब तक उसकी नौकरानी बनी रहेगी? अब राज करने की बारी तेरी है। बस एक बार तू किसी तरह से राजकुमारी का रूप ले लेगी ना, तो तुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा और राजकुमारी तेरी जगह नौकरानी बनकर तेरी सेवा करेगी। तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तू समझ गई ना बेटी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ माँ, मैं सब समझ गई हूँ। अब आप बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर काव्या राजमहल में वापस चली जाती है और राजकुमारी को सारी बातें बता देती है। उसके बाद भोली राजकुमारी अनन्या काव्या से अपना रूप बदल लेती है और अब राजकुमारी अनन्या काव्या के रूप में आ जाती है और काव्या राजकुमारी अनन्या के रूप में आ जाती है। तभी राजकुमारी अनन्या कहती है, सुनो काव्या, अब तुम मेरा रूप ले चुकी हो, इसलिए जब तक मैं महल में वापस न आ जाऊं, तुम हमारी जगह रहकर यहाँ सब कुछ संभाल लेना, ठीक है? लेकिन किसी से ज्यादा बात मत करना, वरना कोई तुम्हें पहचान जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए राजकुमारी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बस आराम से बाहर घूम कर आइए। लेकिन काव्या के मन में तो उस समय कुछ और ही चल रहा था, इसलिए जैसे ही राजकुमारी अनन्या बाहर घूमने के लिए जाती है, काव्या बहुत ही खुश होती है। इधर राजकुमारी अनन्या को बाहर का नजारा देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और कुछ देर घूमने के बाद जब वो वापस महल में आ रही होती है तो वो देखती है कि रास्ते पर एक राजकुमार बेहोश पड़ा होता है। यह देखकर राजकुमारी अनन्या उस राजकुमार के मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारती है और उन्हें होश में लाती है। और उस समय राजकुमारी अनन्या एक साधारण लड़की काव्या के रूप में थी, इसलिए राजकुमार उन्हें एक साधारण लड़की ही समझ रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है। पता नहीं कैसे मैं आपके राज्य में घूमते घूमते बेहोश हो गया। मेरा नाम राजकुमार राघव है और मैं अपने किसी काम से आपके राज्य में आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रुकने के लिए अभी तक कोई जगह नहीं मिली। तो क्या आप मुझे किसी धर्मशाला के बारे में बता सकती हैं?
मैं वहाँ पर थोड़ा आराम कर लूँगा। क्या मैं? पर मुझे तो कुछ नहीं। अरे क्या हुआ, तुम्हें अपने गांव के बारे में भी नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उधर राजकुमार राघव गांव वालों से पूछकर धर्मशाला ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ राजकुमारी अनन्या अपने महल में वापस आ जाती है। लेकिन तब तक काव्या अपना रंग दिखा चुकी थी। अरे क्या बात है काव्या, तुम अभी तक कहाँ घूम रही थी? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देख लिया पिताजी आपने, इसे आपने यहाँ मेरी सेवा के लिए रखा है, लेकिन इसे तो गांव भर घूमने से फुर्सत ही नहीं है और मुझे ऐसी नौकरानी नहीं चाहिए, इसलिए आप इसे अभी के अभी महल से निकाल दीजिए। काव्या, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने तुम्हारी गरीब माँ की वजह से ही तुम्हें महल में काम दिया है, लेकिन शायद तुम्हें इसकी अब जरूरत नहीं है। पिताजी ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। असली अनन्या तो मैं हूँ। ये तो हमारी नौकरानी काव्या है, जिसको कुछ समय के लिए हमने अपना रूप दिया था, लेकिन पता नहीं ये अब झूठ क्यों बोल रही है। पिताजी लगता है ये नौकरानी पागल हो चुकी है, इसलिए तो ये इतनी बहकी बातें कर रही है। भला कोई किसी को अपना रूप कैसे दे सकता है? पिताजी मैं सच कह रही हूँ, मैंने ही इसे उस गुरु माँ के पास भेजा था और उन्हीं के मंत्र की वजह से हम लोगों ने एक दूसरे से अपना रूप अदला बदली किया था। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं ही आपकी अनन्या हूँ। अनन्या रोते हुए अपने पिता भीम सिंह को सारी बातें बताती है, लेकिन भीम सिंह को उनकी इन बातों पर विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि उस समय नौकरानी काव्या राजकुमारी के रूप में उनके सामने जो खड़ी थी और यह देखकर राजा भीम सिंह का अनन्या पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। मेरी पुत्री तो मेरे सामने खड़ी है और तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरी बेटी की जगह लेना चाहती हो। तुम एक नौकरानी होकर मेरी बेटी राजकुमारी की जगह लोगी। इसके लिए मैं तुम्हें इसी समय इस महल से बाहर निकालता हूँ और दोबारा कभी इस महल के आसपास नजर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजा भीम सिंह अनन्या पर विश्वास न करके उसे महल से बाहर निकलवा देते हैं और राजकुमारी अनन्या रोते हुए गांव से बाहर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और उसी समय राघव की नजर अनन्या पर जाती है और वो उसके पास जाता है और राजकुमारी अनन्या राजकुमार राघव को सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर राजकुमार राघव कहते हैं, आप चिंता मत करिए राजकुमारी अनन्या, मैं आपकी मदद करूंगा। आप कहें तो मैं इस नौकरानी को बंदी बनाकर उससे सारी सच्चाई बाहर निकलवा सकता हूँ। नहीं राजकुमार, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने पर मेरे पिताजी आपको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। ठीक है राजकुमारी अनन्या, जैसा आप कहें, लेकिन तब तक आप हमारे राजमहल में हमारे साथ सुरक्षित रह सकती हैं और मैं आपको आपके राज की खबर देता रहूंगा। इतना कहकर राजकुमार राघव राजकुमारी अनन्या को अपने साथ अपने महल में ले जाता है और वहां जाकर वे अपने माता पिता को भी इस बारे में सारी बातें बता देते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक राजकुमारी अनन्या राजकुमार राघव के महल में मेहमान बनकर रहने लग जाती है। एक दिन राजकुमारी अनन्या को पता चलता है कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है और जो जड़ी बूटी उनकी माँ को दिया जाता था वह सिर्फ राजकुमारी अनन्या को ही पता था और उस समय काव्या जड़ी बूटियों के बारे में न बता पाने की वजह से पकड़ी जाती है और उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाती है और उसी समय राजकुमार राघव अनन्या को लेकर महल पहुंचते हैं और राजा भीम सिंह उस गुरुमा के बारे में पता लगवाकर उसे भी महल में बुलवा लेते हैं। महाराज, आप चिंता मत करिए, गुरु माँ फिर से राजकुमारी को पहले की तरह कर देंगी और राजकुमारी को कुछ भी नहीं होगा। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही इस लड़की को वो मंत्र दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह उस मंत्र का इतना गलत उपयोग करेगी। पर आप चिंता मत करिए महाराज, मैं अभी राजकुमारी अनन्या को पहले की तरह कर देती हूँ। उसके बाद गुरुमा जैसे ही मंत्र बोलती है वैसे ही राजकुमारी अनन्या अपने असली रूप में आ जाती है और वह नौकरानी काव्या अपने रूप में आ जाती है और राजकुमारी अनन्या जल्दी से जाकर वह जड़ी बूटी अपनी माँ को खिलाती है, जिसके बाद उनकी माँ की तबीयत में सुधार आ जाता है। उसके बाद राजा भीम सिंह नौकरानी काव्या को राज्य से बाहर निकलवा देती है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए,
ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ना मैं महल से बाहर जाने की जिद करती और ना ये सब होता। पिताजी, इन सब में राजकुमार राघव ने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने इतने दिनों तक अपने महल में मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। राजकुमार राघव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी राजकुमारी की इतनी मदद की, इसलिए हम अपनी राजकुमारी का विवाह आपके साथ करवाना चाहते हैं। तो क्या आपको यह मंजूर है? इतने दिनों में राजकुमार राघव और राजकुमारी अनन्या भी एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे और सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है और वह खुशी खुशी अपना ससुराल चली जाती है। और वही काव्य और उसकी माँ को उसके किए की सजा मिल जाती है और वे लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सच्चा प्यार और जादुई दुनिया। एक सुनसान और निर्जल जंगल पर एक झोपड़ी थी, जहाँ एक खूबसूरत लड़की एक बूढ़ी औरत के साथ रहती थी। उस खूबसूरत लड़की का नाम नगमा था। झोपड़ी से मीलों दूर तक कुछ भी नहीं था, न ही कोई पेड़ पौधे और न ही कोई इंसान। वहाँ से बस दूर दूर तक पहाड़ और बंजर जमीन ही दिखाई देता था। वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। आता था तो बस एक बदसूरत आदमी। वह घोड़े से सवार होकर हर महीने नगमा और उस बूढ़ी औरत के लिए मक्के का भुट्टा दे जाया करता था। हालांकि वह आदमी गूंगा था, वह कुछ भी बोल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी नगमा उसे देखकर खुश हुआ करती थी। एक बार जब वह आदमी मक्के का भुट्टा देकर वापस घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तब उसने देखा कि खिड़की के पास खड़ी नगमा उसे देखकर रो रही है। यह देखकर उसे बहुत ही बुरा लगा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकता था। इसलिए वह अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से जाने लगा, लेकिन बार बार उसके सामने रोती हुई नगमा का चेहरा ही आ रहा था। तभी वह चलते चलते एक गुफा के पास पहुंच गया, जहां से उसे एक अदृश्य आवाज ने चौंका दिया। तुम्हारे आने का समय हो गया है। क्या? हाँ, तुम्हारे आने का सही समय आ गया है। अपने घोड़े से उतरो और इस गुफा के अंदर प्रवेश करो। हैरान होकर वह आदमी डरते हुए गुफा के अंदर प्रवेश करता है। अंदर उसे एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। वह परियों की दुनिया थी। वह दुनिया बहुत ही खूबसूरत था। उसके सामने एक परी आती है और उसे बैठने को कहती है। आराम से यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी अपना जादुई बोलने वाला छड़ी लेकर आती हूँ। और फिर परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक जादू की और बोली, अब तुम बोलो। मैं सच में बोल सकता हूँ, पर आप कौन है देवी? मेरे बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं वह आदमी बीच में ही रुक गया, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं एक राजा के लिए काम करता हूँ और हर महीने इस सुनसान जंगल में मैं मक्के का थैला देने आता हूँ। और उसी जंगल में तुम्हें एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया? हाँ, और उसका नाम नगमा है। उसके जैसा सुंदर लड़की आज तक मैंने नहीं देखा, पर आज जब मैं उसे रोते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। क्या तुम उससे प्यार करते हो? हाँ, करता हूँ। क्या तुम उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ठीक है, फिर तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। नगमा कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक राजकुमारी है। उसे एक दुष्ट आदमी ने उस निर्जल जंगल में कैद करके रखा हुआ है और वही तुम्हारा मालिक है। उसने राज्य के असली वालिद नगमा के पिता को मार डाला और वह नगमा को भी मारना चाहता था, पर एक जादूगरनी ने उसे बताया कि अगर वह उस मासूम बच्ची को मारेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं उस लड़की का क्या करूं? महाराज, उसे उस निर्जल जंगल में छोड़ दो, जहां मैंने अपनी बड़ी बहन को कैद करके रखा है, और मैं नगमा के ऊपर एक सम्मोहन डाल दूंगी, ताकि जिससे उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। और जहां तक उसके खाने का सवाल है, तो उसके लिए हर महीने उसके पास मकई पहुंचा दी जाएगी। लेकिन किसी सैनिक को वहाँ भेजना खतरे से खाली नहीं है। अगर किसी को असलियत का पता चल गया तो? घबराइए नहीं महाराज,
इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सही इंसान है जो गूंगा है। आपको तो सब पता ही है देवी, तो ये भी बता दीजिए कि मैं कौन हूँ। सही समय आने पर तुम खुद ही जान जाओगे। अब बताओ, क्या तुम उस जादूगरनी के कैद से नगमा को आजाद करवाने के लिए तैयार हो? बदले में चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए। नगमा के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ देवी। ठीक है, तो फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो। उस सम्मोहन को तोड़ने के लिए तुम्हें एक सुनहरा भाला लाना पड़ेगा जो यहाँ से काफी दूर गहरे समुद्र के बीचों बीच वाले टापू पर है। तुम्हें वहाँ से उस भाले को लेकर उस निर्जल जंगल में जाना है और उस झोपड़ी के ऊपर उससे 3 बार वार करना होगा, जिससे उस जादूगरनी का सम्मोहन हमेशा के लिए टूट जाएगा और वो दुष्ट राजा और जादूगरनी भी जलकर भस्म हो जाएगी और राजकुमारी नगमा आजाद हो जाएगी। ठीक है, फिर अब मैं निकलता हूँ। अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वह बदसूरत आदमी उस गहरे समंदर की तरफ निकल पड़ा। पूरा दिन सफर करने के बाद चट्टानों को पार करते हुए वह उस समुद्र के किनारे पहुंच गया। वह जैसे ही घोड़े से उतरा वह बहुत ही थक गया था। वह आराम करने का सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझे इस समुद्र के बीच वाले टापू पे जाना है। कृपया आप मुझे वहाँ का रास्ता बता दीजिए। आखिर तुम उस टापू पर क्यों जाना चाहते हो? मुझे अपने प्यार के खातिर वहाँ पहुँचना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, तो मामला प्यार का है। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुकाऊंगा, मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करूंगा। आप बताओ, आपको क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी ये आंखें चाहिए। हा 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 हा। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा डर गया और वह पीछे ही होने वाला था। उसकी आंखों के सामने नगमा का रोता हुआ चेहरा आया। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। ठीक है, फिर मैं तुमसे तुम्हारी दोनों आंखें लेती हूँ। अब से तुम्हारी ये आंखें मेरी हुई। चुड़ैल के इतना बोलते ही बदसूरत आदमी की आंखों के पास एक रोशनी हुई और उस रोशनी के साथ ही उसकी आंखें पूरी तरह काला और खोखला हो गया। हा 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 हा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे तो अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। भला मैं उस टापू तक कैसे पहुँचूंगा? अंधकार की तरह स्थिर, जिंदगी की तरह उज्जवल। तुम अपने इस बलिदान से पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक। जैसे ही उस चुड़ैल ने ये शब्द कहा, वह बदसूरत आदमी हवा में उड़ता हुआ आसमान से होते हुए उस टापू पर जा गिरा और बेहोश हो गया। वह 2 दिनों तक वहाँ वैसे ही पड़ा रहा और अगले दिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो सूर्य की तेज रोशनी उसके आंखों के ऊपर पड़ रही थी। मैं देख सकता हूँ? उसने देखा, वहाँ पीछे ही भाला रखा हुआ था, वहीं एक शीशा भी रखा हुआ था। उस आदमी ने जैसे ही शीशे में अपने आप को देखा, वह हैरान रह गया। वह अब बदसूरत आदमी नहीं था, वह एक नौजवान राजकुमार था जो सैन्य देश का था। फिर उसे अपनी याददाश्त भी वापस आ गई और उसे यह भी याद आया कि कैसे उस जादूगरनी ने उसके ऊपर गूंगा और बदसूरती का सम्मोहन डाला था, क्योंकि उसने इस जादूगरनी के प्यार को ठुकरा दिया था। वह जमीन में दबी भाले को अपने हाथ से जैसे ही उठाया, वह समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहां उसका घोड़ा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। घोड़े मेरे दोस्त, चलो अब चले। हवा की तरह उड़ाता हुआ उसका घोड़ा उसे कुछ ही घंटों में उस निर्जल जंगल में ले आया। जब वह उस झोपड़ी के पास पहुंचा, तब उसने 3 बार उस भाले से झोपड़ी पर वार किया। तभी अचानक से वह बंजर जमीन हरे भरे जंगल में बदल गई। जमीन से हरे भरे फूल और घास उगने लगे और वह झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गया। और तभी उस घर के अंदर से उस जादूगरनी की बहन रेणुका, जो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, निकली। मैं यहाँ राजकुमारी नगमा को लेने आया हूँ। तभी अंदर से नगमा निकलकर बाहर आई। राजकुमार नगमा को देखकर हैरान रह गया। वह पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। धन्यवाद नौजवान,
तुमने मेरी बहन द्वारा किए गए सम्मोहन को तोड़ दिया। अब हमें सब कुछ याद आ गया है। आपने जो किया उसके लिए तहे दिल से हम आपके आभारी हैं। अब यहाँ से आगे जो भी होगा मैं सब संभाल लूंगी। आइए राजकुमारी जी, हमें अब यहाँ से चलना होगा। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और राजकुमारी मेरे साथ जाएगी। चुप रहो, जादूगरनी रेणुका से इस तरह बात मत करो, क्योंकि इन्होंने ही मुझे बचपन से पाला है और यह मेरी गॉड मदर है। वैसे तुम कौन हो? हैरान होकर राजकुमार ने नगमा को सारी बातें बताई। ओह अच्छा, तुमने मेरे लिए इतना सब किया, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। अब मुझे यहाँ से अपने राज्य को निकलना होगा। तभी जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई ओरन खटोला मंगवाया। चलिए राजकुमारी, हमारी सवारी आ गई है। रुक जाओ नगमा। क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ नगमा। माफी चाहती हूँ, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, पर हाँ, तुमने हमारी इतनी सहायता की है, तो अब से तुम मेरे दोस्त हुए। तुम मेरे राज्य में मुझसे मिलने जरूर आना। हम तुम्हारी बहुत अच्छे से खातिरदारी करेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर दोनों उस उड़न खटोला में बैठकर चले गए। मायूस होकर राजकुमार ने उसे बादलों के बीच गायब होते हुए देखा। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उसने उसी परी की आवाज सुनी। राजकुमार, तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे जाने दिया। वैसे भी जादूगरनी रेणुका बहुत ही शक्तिशाली है और वह नगमा के साथ कभी बुरा नहीं होने देगी। दरअसल तुम्हें याद ही होगा, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल वह कीमत तुम्हारी वह आंखें नहीं थी, वह कीमत यही था, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सच्चा प्यार। तुमने यह जानकर कि जिसे तुम प्यार करते हो वह तुमसे प्यार नहीं करती, उसे जाने दिया। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हुई। जाओ वीर राजकुमार, खुशी खुशी अपने राज्य लौट जाओ। क्या हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, है ना? हाँ, हर किसी को यहाँ पर अपना प्यार नहीं मिलता है और यही है एक सच्चा बलिदान। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ और बहुत दूर निकल गया। हमें नहीं पता कि उस राजकुमार के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि उसकी कहानी के चर्चे होंगे, यह सिखाते हुए कि प्यार निस्वार्थ होता है। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में सुनील अपनी बहन प्रिया के साथ रहा करता था। सुनील के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से सुनील ही अपनी बहन प्रिया की देखभाल किया करता था। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था, लेकिन वे दोनों बहुत ही गरीब थे। सुनील बड़ी मुश्किल से दूसरों के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लिया करता था। उन्हीं से दोनों भाई बहनों का गुजारा चला करता था। सुनील ने अपनी पढ़ाई अपनी बहन की परवरिश करने के लिए छोड़ दी थी, लेकिन उसने अपनी बहन प्रिया को गांव के ही एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला रखा था, ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और एक अच्छी नौकरी कर पाए, ताकि उसकी एक अच्छे लड़के से शादी हो सके और वह जीवन भर सुखी रहे। सुनील ने अपनी बहन प्रिया के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे, लेकिन उनकी गरीबी ने उनका जीना हराम कर दिया हुआ था। बहुत मेहनत करने के बाद भी सुनील इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि वह दोनों भाई बहन रोज पेट भर खाना खाकर सो सके। सपनों को पूरा करने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो पाता था। एक दिन जब प्रिया स्कूल से पढ़कर घर आती है तो वह कुछ देर बाहर खेल रही पड़ोस की दो बच्चियों जिया और सिया के पास खेलने के लिए चली जाती है। खेलते खेलते उसकी नजर उन दोनों के हाथों पर पड़ती है। उन दोनों लड़कियों ने बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां पहन रखी थी। उन रंग बिरंगी चूड़ियों को देखकर प्रिया का भी मन चूड़ियों को पहनने का करने लगता है। इसलिए प्रिया
प्रिया सिया से कहती है, सिया तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और इन चूड़ियों को पहनने की वजह से तुम्हारे हाथों की सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई है। हाँ प्रिया, मेरे हाथों की सुंदरता तो इनको पहनने से ही बढ़ेगी ही ना। आखिर ये चूड़ियाँ कोई मामूली चूड़ियाँ थोड़ी ही ना है। इन सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियों को मेरे पिताजी दूसरे शहर से लेकर आए हैं मेरे और जिया के लिए, और इनकी कीमत भी यहाँ मिलने वाली चूड़ियों से 4 गुना ज्यादा है, इसलिए यह सुंदर तो लगेगी ही ना। सिया, क्या तुम अपनी चूड़ियों में से कुछ चूड़ियाँ मुझे दोगी पहनने के लिए? मैं बस थोड़ी देर पहनकर तुम्हें वापस कर दूंगी। इतनी सुंदर चूड़ियों को देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि काश मैं भी इनको एक बार पहन पाती। ठीक है प्रिया, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो मैं तुम्हें अपनी चूड़ियों में से 4 चूड़ियाँ दे देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कहीं टूट न जाए, क्योंकि अगर यह टूट गई तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी और दोबारा मुझे जल्दी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मेरे पिताजी अब शहर 1 साल बाद ही जाएंगे। ठीक है सिया, मैं ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी चूड़ियाँ टूट न पाए और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें वापस भी लौटा दूंगी। सिया प्रिया को अपनी चूड़ियों में से 4 चूड़ियाँ निकाल कर दे देती है। उसके बाद तीनों वापस से खेलने लगती है। तभी अचानक सिया की माँ जिया और सिया दोनों को अंदर बुला लेती है। जल्दीबाजी में सिया प्रिया से अपनी चूड़ियाँ लेना भूल जाती है और घर में चली जाती है। उसने सिया को चूड़ियाँ वापस नहीं करी और वह अपने घर वापस आ जाती है और घर का काम करने लगती है। तभी अचानक बर्तन धोते समय प्रिया से सिया की 2 चूड़ियाँ टूट जाती है। चूड़ियाँ टूटते ही प्रिया रोने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, यह मुझसे क्या हो गया? सिया ने मुझे अपनी चूड़ियाँ इसी शर्त पर पहनने के लिए दी थी कि मैं उसकी चूड़ियों का ध्यान रखूंगी और उन्हें टूटने नहीं दूंगी और कुछ देर पहनकर उसे वापस कर दूंगी, लेकिन यह चूड़ियाँ तो मुझसे टूट गई। अब मैं सिया को चूड़ियाँ कैसे वापस करूंगी? और अगर मैंने सिया की चूड़ियाँ उसे वापस ना की तो वह मुझे चोर समझेगी और दोबारा कभी मुझसे बात भी नहीं करेगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे सिया को उसकी चूड़ियाँ वापस करूं। चूड़ियों के टूटने के गम के कारण प्रिया रोने लगती है और यह सोचकर घर से निकल जाती है कि अगर वह घर में रही और सिया चूड़ी वापस मांगने आई तो वह उसे चूड़ियाँ वापस कैसे देगी। घर से निकलने के बाद वह रोते रोते रास्ते पर चल रही होती है। चूड़ियों के टूट जाने के दुख के कारण उसे होश ही नहीं रहता कि वह चलते चलते घने जंगलों में पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह जंगलों में पहुंचती है, अचानक उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज सुनकर इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वह थोड़ा और आगे चलती है तो देखती है कि एक परी को किसी ने बांध रखा था और वह ही बचाने के लिए आवाज लगा रही थी। प्रिया तुरंत जाकर परी को खोलती है और उससे पूछती है, हे परी रानी, आपको यहाँ किसने बांध दिया था और आप अपनी शक्तियों को यूज करके खुद को क्यों नहीं छुड़ा पा रही थी? बेटी, मुझे यहाँ एक जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों से बांध दिया था, इसलिए मैं अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही थी, लेकिन तुमने मुझे खोलकर मुझे उस बंधन से आजाद करवाया है। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बेटी, यह तो बताओ कि आखिर तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? परी के पूछने पर प्रिया परी को सारी बात बता देती है कि कैसे उससे उसकी दोस्त की दी हुई चूड़ियाँ टूट गई है और वह खुद इतनी गरीब है कि चूड़ियाँ खरीदकर उसे वापस नहीं कर सकती है, और इसी उलझन में वह इस घने जंगल में आ गई थी। प्रिया की बात सुनकर परी को उस पर दया आ जाती है और वह अपनी जादुई छड़ी घुमाकर 1 दर्जन रंग बिरंगी चूड़ियाँ प्रिया को दे देती है और कहती है, बेटी, यह जादुई रंग बिरंगी चूड़ियाँ है। इन चूड़ियों से
तुम जितनी चाहो उतनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ मांग सकती हो इन जादुई चूड़ियों से। और चूड़ियाँ मांगकर तुम अपनी दोस्त की टूटी हुई चूड़ियाँ वापस कर देना और अपनी एक चूड़ी की दुकान खोल लेना और उससे तुम्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगेगी, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जादुई परी की जादुई रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर प्रिया वापस अपने घर आ जाती है और उन जादुई रंग बिरंगी चूड़ियों से रंग बिरंगी चूड़ियाँ मांगकर अपनी दोस्त सिया को उसकी दी हुई चूड़ियाँ वापस कर देती है। और उन्हीं चूड़ियों से वह एक रोज ढेर सारी चूड़ियाँ मांगकर बेचने लगती है और कुछ ही दिनों में उनकी गरीबी खत्म हो जाती है और वह दोनों गांव के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं। जादुई चूड़ियों की मदद से दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।